हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे अपनी टॉपिक की। टॉपिक क्या था अपना? हाफ वेव रेक्टिफायर, यही पढ़ रहे थे अपन। इसके अंदर इसकी थ्योरी बता दी थी और मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाल लिया था। इसके कुछ एक वो टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, है ना। औसत मान निकाल लिया था, वर्ग माध्य मूल मान निकाल लिया था, यानी कि 2 टॉपिक निकाल लिए थे अपन ने। अब अपन बात करते हैं किसकी? थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है अपना? दक्षता। दक्षता किसको बोलते हैं? इफिशियंसी, दक्षता। ठीक है, किसको बोलते हैं दक्षता? देखो, निर्गत में प्राप्त दिष्ट शक्ति, निर्गत में प्राप्त दिष्ट शक्ति में यदि निवेशी की प्रत्यावर्ती शक्ति का भाग लगा दिया जाए तो इस अनुपात को क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं। देखो, बस 2 ही चीज याद रखनी है, बाकी का कुछ नहीं है। दक्षता, निर्गत में दिष्ट शक्ति, पावर की बात हो रही है भाई यहाँ पे। निर्गत में दिष्ट शक्ति, ओके। और ये क्या हो जाएगी? निवेशी में प्रत्यावर्ती शक्ति। पता है निर्गत में दिष्ट होती है, निवेशी में प्रत्यावर्ती होती है। निवेशी में प्रत्यावर्ती शक्ति। हाँ जी, अब अपन बात किसके कर लेते हैं? सबसे पहले निर्गत में दिष्ट शक्ति। आपको पता है, अगर निर्गत की आउटपुट की बात कर रहे हो तो क्या मिलती है? आउटपुट में हमेशा डीसी मिलती है। और अगर एसी निवेश इनपुट के अंदर बात करो तो इनपुट में हमेशा क्या मिलती है? आपको एसी मिलती है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं इस शक्ति की कि ये शक्ति क्या होती है, कैसे निकलती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो आप लोगों के पास ईटा। दक्षता को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से। इसका फॉर्मूला होगा BDC अपॉन PAC। ठीक है, अब अपन निकालेंगे P। AC अपने पास, DC अपने पास है, AC अपने पास है, अपन पीछे निकाल चुके हैं। निकाला था ना? निकाला था। चलो, अब वी नो दैट, क्या शक्ति इक्वल जानते हो अब क्या होता है? वी नो दैट P इक्वल कितना होता है? VI होता है कि नहीं होता है? P इक्वल VI। V इक्वल कितना हो जाएगा? IR। तो P इक्वल कितना हो जाएगा? ये I² R होगा कि नहीं होगा? तो शक्ति अपने पास आ गई। क्या? I² RI। तो अब किसकी बात कर ले? सबसे पहले PDC निकाल ले। तो PDC निकालेंगे तो इस धारा के साथ भी क्या आएगी? धारा के साथ क्या आएगा? अगर यहाँ पे DC है तो इस धारा के साथ भी क्या आएगी? DC। चलो, I² DC R। इस R को आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? RL से। ठीक है, हाँ जी। और चूंकि IDC की वैल्यू आप लोग जानते हो, पीछे कितनी निकाली थी? IM/2, सॉरी IM/π पीछे निकाला था ना अपन ने। अरे भाई निकाला था, क्या निकाला था? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। PDC इक्वल IDC का होल स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है ना, तो क्या कैसे कर दोगे इसको? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? IM² अपॉन 4RL। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? देखो जी, अब अपन क्या करेंगे? PAC निकालना है। कहने का मतलब इस निवेशी में प्रत्यावर्ती शक्ति निकालनी है। यहाँ निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति जो है वो द्वितीय कुंडली डायोड व लोड प्रतिरोध पर होगी। ये जो AC की बात कर रहे हैं ना अपन, निवेशी में जो प्रत्यावर्ती शक्ति अपने को निकालनी है PAC, ठीक है, वो कैसे निकालोगे आप? निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति द्वितीय कुंडली डायोड व लोड प्रतिरोध पर होगी। ठीक है, देखो एक बात करते हैं अपन यहाँ पे, ये जो प्रत्यावर्ती शक्ति है ये उस डायग्राम के अंदर जाना
और जो प्रत्यावर्ती शक्ति है वो द्वितीयक कुंडली, कहाँ देखेंगे अपन, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली पर डायोड व लोड पर क्या हो जाएगी अपने को, प्रतिरोध पर, लोड प्रतिरोध पर होगी। अब आप लोगों को पता है द्वितीयक कुंडली के अंदर तो अपना क्या हो जाएगा, ये PAC इक्वल देखो I² RMS, ठीक है, IRMS का स्क्वायर। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, द्वितीयक कुंडली पर प्रतिरोध अपन ने कितना लिया था, RS, डायोड पर प्रतिरोध कितना लिया था, RF, और लोड पर प्रतिरोध कितना था, RL था। तो तीनों को लिख दें, RS RF प्लस RL, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से जानते हो RS प्लस RF को अपन ने क्या लिखा था, वहाँ पे R लिखा था, तो यहाँ पे इसको लिख दो PAC इक्वल IRMS का स्क्वायर R प्लस RL, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ, ओके जी। अब आप लोग जानते हो क्या IRMS इक्वल कितना होता है, पीछे वैल्यू निकाल चुके हो आप IRMS की, तो IM/2, तो PAC कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, स्क्वायर करके लिख दो IM²/4, ये क्या हो जाएगा R प्लस RL। क्लियर है यहाँ तक, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 4, ओके जी। अब क्या करेंगे अपन, अब अपने पास PDC भी मिल गया और अपने को क्या हो गया, PAC भी प्राप्त हो गया। फॉर्मूला क्या है इफिशियंसी का, ईटा इक्वल PDC/PAC, तो दोनों का भाग लगा दें। चलो जी, इसको हटा दो एक बार यहाँ से अभी, चलो फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, ईटा इक्वल PDC की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, IM²/4, ये कितना है RL, और PAC की वैल्यू कितनी है अपने पास, IM²/4, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, इसके साथ क्या है R प्लस RL, ठीक है, कैंसिल हो गए यहाँ से। तो अपने पास क्या बच जाएगा, देखो ये क्या था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे π² है, ये कितना है, सॉरी यहाँ पे ये पाई है ना, तो π² हो जाएगा, ओके जी ओके जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4π² RL/R प्लस RL, ठीक है। आपकी कितनी आ गई ये 4π² RL/R प्लस RL, तो ईटा की वैल्यू कितने आ जाएगी आप लोगों के पास, इसको सीक्वेंस वाइज रखोगे तब देखो 4/π², अच्छा ये ऐसे करो भाई, 4/π² R प्लस RL/RL, ठीक है। तो 4/π² 1 प्लस R/RL हो जाएगी, ओके जी। ये अपनी क्या है, इफिशियंसी, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, ईटा। अब देखो 4 पाई है, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, 3.14 होता है, तो लो 3.14 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस R/RL, ओके। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास कितना आएगा, 0.406, सोल्व कर लेना इसको, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस R/RL, ये किसकी वैल्यू आ गई, ईटा की,
तो कितना आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इसको क्या कर दोगे, जब भी आप दक्षता निकालते हो, इफिशियंसी निकालते हो, तो लास्ट में उसका क्या करते हो, परसेंटेज करते हो। तो क्या कर दोगे 100%, ठीक है। अब क्या कर, अब ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों के पास 40.6% 1+R/RL, ये होगी आपकी कितनी इफिशियंसी होगी, ठीक है जी। अब एक चीज और देखो, अपने को यहाँ से क्या करना है, इस RL को हटाना है। कैसे हटाओगे, यदि RL इक्वल इन्फिनिटी हो, यदि RL इक्वल इन्फिनिटी हो अर्थात निर्गत टर्मिनल खुला हो, ठीक है। क्या लिखोगे, यदि RL इक्वल इन्फिनिटी हो, और RL इन्फिनिटी कब होगा, जब इसका निर्गत टर्मिनल, आपको पता है RL किस पे मिलता है, लोड पे, तो लोड के ऊपर क्या रहती है, निर्गत। तो RL इक्वल इन्फिनिटी होगा, कब होगा, कौन सी कंडीशन में होगा, जब वहाँ पे निर्गत टर्मिनल खुला होगा तब। तो अपने पास क्या बच जाएगा भाई, ये N मैक्सिमम ईटा मैक्सिमम, ईटा मैक्सिमम की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 40.6%। ओके जी, क्लियर है। अगर यहाँ यदि डायोड, या फिर छोड़ो यहीं तक सही है, क्लियर है भाई, यहाँ तक आ जाओ जी। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना है, ये हुआ अपना दक्षता 3 नंबर पे। अब अपन 4 नंबर पे पढ़ते हैं क्या, दिष्ट कार्य से निर्गत संकेत की आवृत्ति, ठीक है। दिष्ट कार्य से निर्गत संकेत की आवृत्ति क्या करेंगे अपन इसके अंदर, ध्यान से सुनना पहले, फिर समझेंगे अपन एक ग्राफ के द्वारा इसको। यदि अर्ध तरंग दिष्ट कार्य में ओमेगा आवृत्ति का निवेशी संकेत लिया जाए, आई रिपीट, यदि अर्ध तरंग यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ओमेगा आवृत्ति की इनपुट संकेत दिया जाए, तो हमें पूर्ण तरंग में से केवल अर्ध तरंग दिष्ट संकेत के रूप में प्राप्ति होगी। देखो अपन इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। पहले बना देते हैं फिर समझा देंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ये कितना है T, ये किस पे है, निवेशी, ठीक है। निवेशी पर कौन सी धारा रहती है, AC। ये किस पर मिलता है अपने को, निर्गत पर कौन सी धारा रहती है, DC, ठीक है। अब एक चीज करो, अब एक बात सुनते हैं। देखो अपन यहाँ पे कि अपन ने वहाँ पे पढ़ा था कि निवेशी के अंदर अपने को ये जो पॉजिटिव हाफ सर्किल है और ये पॉजिटिव हाफ सर्किल है, ठीक है। तो अपने को निवेशी के अंदर पॉजिटिव हाफ सर्किल भी मिलता है और नेगेटिव हाफ सर्किल भी मिलता है। निवेशी धारा कब मिलती है अपने को, जब फॉरवर्ड बायस हो। अगर फॉरवर्ड बायस होगी तो फॉरवर्ड बायस होगी तो धारा प्रवाहित होगी, और अगर धारा प्रवाहित होगी तो लोड पर भी धारा का मान होगा, ठीक है। ये पढ़ा था अपन ने, तो उसका ग्राफ अपन ने ये बनाया था। अब एक चीज़ और सुनो, इसके अंदर यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका क्या होता है, एक आवर्तकाल होता है ना, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, T। कहने का मतलब इसका एक पूर्ण चक्र इस 0 से लेके इस T तक होता है, ठीक है। निवेशी के अंदर तो पूर्ण चक्र बनता है,
पर निर्गत के अंदर एक पूर्ण चक्र नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पश्च बायस में मतलब रिवर्स्ड बायस होता है, जिसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर धारा प्रवाहित नहीं होती तो ओनली कौन सा सर्किल बनता है अपने पास? ओनली पॉजिटिव हाफ सर्किल बनता है। आगे का देखो नहीं बन रहा है यहाँ पे नेगेटिव। पर एक चीज और सुनो, यहाँ पे देखो, अगर टी समय के बाद ये पॉजिटिव हाफ सर्किल है ना, इसके जस्ट बाद पॉजिटिव हाफ सर्किल कहाँ मिल रहा है अपनों को? टी टाइम पे मिल रहा है। ध्यान से सुनना ये बात है। ये पॉजिटिव हाफ सर्किल है और ये भी पॉजिटिव हाफ सर्किल। नीचे वाले को छोड़ दो एक बार। तो ये पॉजिटिव हाफ सर्किल के बाद जो दूसरा पॉजिटिव हाफ सर्किल है वो अपने को कौन से टाइम के बाद मिल रहा है? इस टी टाइम के बाद मिल रहा है। अब नीचे आ जाओ, इसके अंदर भी ये पॉजिटिव हाफ सर्किल और ये पॉजिटिव हाफ सर्किल। इस पॉजिटिव हाफ सर्किल के बाद जो सेकंड वाला पॉजिटिव हाफ सर्किल है वो कहाँ मिल रहा है अपने को? देखो इसी टाइम पर मिल रहा है ना, इसी टाइम के बाद मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? यदि अर्ध तरंग दिष्ट कार्य में ओमेगा आवृत्ति का मतलब होता है यहाँ पे 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगी? 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, वो आवृत्ति के रूप में अपन क्या करते हैं यहाँ पे परिभाषित करते हैं। मतलब क्या है? सीधा एंड सिंपल तरीका बस यहाँ पे यही है कि ये जो पॉजिटिव हाफ सर्किल होंगे, फर्स्ट वाले के बाद सेकंड वाला पॉजिटिव हाफ सर्किल अपने को पॉइंट टी पर मिलेगा। इसी तरीके से अपने को निर्गत के अंदर भी मिलेगा। क्या? पॉजिटिव हाफ सर्किल, फर्स्ट वाला जो पॉजिटिव हाफ सर्किल है और उसके बाद जो सेकंड वाला हाफ सर्किल अपने को मिलेगा वो कौन से पॉइंट पर मिलेगा? इसी टी पॉइंट पर मिलेगा। तो क्या कह देंगे अपन? ओमेगा आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में लगाई गई चक्रों की संख्या। तो यहाँ पे ओमेगा क्या होगा अपना? आवृत्ति इक्वल क्या हो जाएगा? ओमेगा। अगर इसके अंदर आवर्ती इक्वल ओमेगा है तो इसके अंदर भी तो आवर्ती इक्वल ओमेगा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये जो प्रोसेस पॉजिटिव हाफ सर्किल हो रही है यहाँ पे जैसे हो रही सेम टू सेम वैसे ही तो यहाँ पे हो रही है। टी समय के बाद ही तो दोनों पॉजिटिव हाफ सर्किल मिल रहे हैं। तो अगर इसके अंदर आवर्ती इक्वल ओमेगा है तो इसके अंदर भी अपन क्या लिख देंगे? आवृत्ति इक्वल ओमेगा, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगी? सेम सेम हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस ये ग्राफ वाला यही याद रखना है कि पॉजिटिव हाफ सर्किल सेकंड वाला पॉजिटिव हाफ सर्किल अपने को दिष्ट AC और DC में दोनों साथ मिलते हैं, यानी कि टी समय के बाद ही मिलते हैं। क्लियर है? देखो जी, अब अपन बात करेंगे उर्मिका गुणांक। 5th पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? उर्मिका गुणांक। इसको समझना अच्छे से। हाँ जी, बात कर लेते हैं अपन उर्मिका गुणांक की। देखो, उर्मिका गुणांक का फॉर्मूला होता है, पहले तो इसकी एक बार डेफिनेशन सुन लो कि किसको कहते हैं, बाद में बात करते हैं। दिष्टकारी के निर्गत के संकेत में, दिष्टकारी मतलब निर्गत, DC, ठीक है। DC के निर्गत के संकेत में धारा या वोल्टता का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। यह परिवर्तन प्रत्यावर्ती घटक के कारण होता है। अतः इस अवस्था में निर्गत में दिष्ट संकेत की तुलना में प्रत्यावर्ती संकेत की प्रतिशत मात्रा को उर्मिका गुणांक कहते हैं। ये सीधी सी बात क्या बोल रहा है? एक तो है प्रत्यावर्ती और एक है दिष्ट धारा, ठीक है। तो अपन उर्मिका गुणांक के अंदर, दोनों के अंदर ये देखेंगे कि कितनी मात्रा में दिष्ट धारा की तुलना में AC होगा। अपन ने एक ग्राफ पढ़ा था पीछे कि ऐसे कुछ अपना ग्राफ आया था।
वही पीछे वाला, ठीक है। तो मैंने ये कहा था, अपन ने यहाँ पे ये बात की थी कि इसके अंदर ये जो ग्राफ प्राप्त होता है, या कहाँ प्राप्त होता है अपने को, निर्गत पर डीसी मिलती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमने कहा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या है, नेगेटिव नहीं है, तो डायरेक्शन फिक्स है इसकी। ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा था कि इसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, कहने का मतलब डायरेक्शन फिक्स है, तो ये डीसी है। लेकिन डीसी में प्योर डीसी नहीं है, ठीक है। इस डीसी के अंदर प्योर डीसी नहीं है, क्यों? क्योंकि मान देखो यहाँ पे बढ़ रहा है वोल्टा का और कभी घट रहा है, कभी मान बढ़ रहा है और कभी मान घट रहा है। तो इसका मतलब निर्गत में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर निर्गत में परिवर्तन हो रहा है तो एसी के कारण हो रहा है। देखो ध्यान से सुनना एक बार, अब मैंने ये बोला था या फिर अपन ने ये बात की थी कि ये दोनों जो पॉजिटिव सर्किल है इसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं है, नेगेटिव सर्किल नहीं है, कहने का मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन इसकी फिक्स है, ना चेंज हो रही है, ना घट रही है और ना बढ़ रही है। तो लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है, एक चीज़ देखो, यहाँ से ये जो वोल्टा है कभी तो बढ़ रही है और कभी घट रही है, ठीक है। ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, बढ़ना और घटना, ये किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे एसी के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, देखो एक बार वोल्टा बढ़ रही है और एक बार वोल्टा घट रही है, तो ये बढ़ना और घटना किसके कारण होता है, एसी के कारण होता है। अर्थात अभी भी इस निर्गत में कुछ मान की एसी तो प्रवाहित हो रही है। तो अब मुझे पता क्या लगाना है कि इसके अंदर कितने मान की एसी है और कितने मान की डीसी है, ठीक है। रिजल्ट यही निकालना है कि अब मुझे इसके अंदर ये पता लगाना है कि कितने मान की तो इसके अंदर एसी प्रवाहित हो रही है और कितने मान की इसके अंदर डीसी प्रवाहित हो रही है, या फिर एसी ज़्यादा है या फिर डीसी ज़्यादा है। बस उर्मिका गुणांक का यही मतलब अपने को निकालना, लास्ट में रिजल्ट यही निकालना है उर्मिका गुणांक में कि इस सर्किट के अंदर एसी तो कितनी बहेगी और डीसी कितनी बहेगी, या फिर एसी का मान ज़्यादा है या डीसी का मान ज़्यादा है, या फिर कितनी % की मात्रा में दिष्ट की तुलना में एसी होगा, ठीक है। काफ़ी सारे डिसीजन निकलते हैं इससे। देखो अब अपन बात करेंगे इसकी फॉर्मूले से। क्लियर है भाई, यहाँ तक थ्योरी समझ में आई सबको? ओके जी। उर्मिका गुणांक का फॉर्मूला होता है निर्गत में प्रत्यावर्ती घटक अपॉन निर्गत में दिष्ट घटक। उर्मिका गुणांक निर्गत में प्रत्यावर्ती घटक, निर्गत की ही बात हो रही है दोनों जगह, तो कहने का मतलब आउटपुट पर ही बात हो रही है, ठीक है। तो निर्गत में प्रत्यावर्ती घटक अपॉन निर्गत में दिष्ट घटक, ये लो जी। अब अपने को ये निकालना है क्या, निर्गत में प्रत्यावर्ती घटक और निर्गत में दिष्टि घटक। तो देखो उर्मिका गुणांक को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आर से। उर्मिका गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं रिपल फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर, इसलिए इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर से। तो देखो अब निर्गत में प्रत्यावर्ती घटक यानी कि एसी और धारा IAC, अब इसको आप IAC भी लिख सकते हो और EAC भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो IAC निर्गत में दिष्ट घटक IDC, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो EAC अपॉन EDC, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5। अब अपन देखो, अब अपने को क्या करना है,
हाँ जी, क्या करना है, लोड पर शक्ति इक्वल दिष्ट शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती शक्ति। ठीक है, अब अपने को बात करेंगे, अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कौन सी, IAC और IDC की। ये अपन कब निकालेंगे, जब अपने पास अब सारे इन दोनों के बाद ही निर्गत की हो रही, तो निर्गत में कौन बैठा है, लोड बैठा है, प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध बैठा है ना। तो अपन पीछे भी अपन ने शक्ति निकाली थी, तो वैसे ही अपन शक्ति निकाल के इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। शक्ति किस पर निकालेंगे, लोड पर शक्ति इक्वल दिष्ट शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती शक्ति। ठीक है, देखो लोड पर शक्ति, ये लोड पर शक्ति अपन ने क्यों लिया है, दोबारा मत पूछना मेरे से, मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, ओनली अपने पास आउटपुट ही मिला है, रिजल्ट अपने को ओनली आउटपुट के ऊपर ही निकालना है, यानी कि निर्गत के अंदर ही निकालना है। तो फॉर्मूला अपना ये था, निर्गत में प्रत्यावर्ती घटक और निर्गत में दिष्ट घटक। पर ये दोनों घटक निकालने के लिए अपने को पहले शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पावर की ज़रूरत पड़ेगी। पर पावर निकालेंगे किस पर, अपन लोड पर निकालेंगे। किसके द्वारा निकालेंगे, एक तो प्रत्यावर्ती के द्वारा निकालेंगे, एक दिष्ट के द्वारा निकालेंगे। तो कैसे लिख दोगे इसको, लोड पर शक्ति इक्वल दिष्ट शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती शक्ति। हाँ जी, अब अपन इसको कैसे लिख देंगे, देखो लोड पर शक्ति, आप लोग जानते हो अपन ने लोड पर कोई धारा निकाली थी पीछे, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IRMS स्क्वायर। पर लोड पर बात कर रहे हैं ना, RL। अब दिष्ट IDC का स्क्वायर। ठीक है, अभी उसमें अपन ने एफिशिएंसी के अंदर भी बात की थी, सेम टू सेम की थी, तो वो वाली चीज़ें हैं। IDC स्क्वायर, RL जरूर आएगा, पर क्यों, क्योंकि लोड पर बात हो रही है। ये कितना हो जाएगा, IAC स्क्वायर RL। ठीक है जी, अब यहाँ से दोनों में से RL को कॉमन ले लो और इस RL से इस RL से इस RL से कट कर दो। ठीक है, अब अपने पास क्या आ जाएगा, ये देखो IRMS स्क्वायर इक्वल IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर। हो गया, चलो जी अब कर लो इसको, IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर इक्वल IAC स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब क्या करोगे, IAC स्क्वायर IDC स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, यहाँ से इन दोनों में से क्या कर लो, IDC स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1, यही बचा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको इसके नीचे ले जाओ, IAC स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर, ये क्या बच गया अपने पास, IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, तो निकाल लो, IAC अपॉन IDC इक्वल IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। आ गई इसकी वैल्यू अपने पास। देखो अब क्या कर देंगे अपन, इक्वेशन 5 में या इक्वेशन 5 से मान रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 5 से मान रखने पर, इक्वेशन 5 क्या थी, इसको हटा दो थोड़ा सा यहाँ से, R इक्वल ये वाली वैल्यू रख दे इसके अंदर, तो देखो क्या आ जाएगी, I स्क्वायर IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। आ गई, चलो जी अब क्या करेंगे, आप लोग जानते हो, क्या क्या जानते हो, देखो IRMS की वैल्यू भी जानते हो, कितनी होती है, IM अपॉन 2, और IDC की वैल्यू भी जानते हो आप लोग, कितनी होती है,
IM अपॉन पाई होती है, तो अब रख दो इसके अंदर। R इक्वल क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, IM स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन IM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। ठीक है, अब क्या करोगे, IM स्क्वायर से IM स्क्वायर काट दो, तो अपने पास क्या बच जाएगा, देखो R इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 की पावर हाफ। क्या कैसे लिख दोगे, अब पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 3.14 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 की पावर हाफ। सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा, R इक्वल 1 to 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R इक्वल की वैल्यू कितने आ जाएगी अपने पास, 1.21 आ जाएगी। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको। अब देखो, यहाँ उर्मिका गुणांक का मान 1 से अधिक है। ठीक है, यहाँ उर्मिका गुणांक का मान 1 से अधिक है, अतः निर्गत में प्रत्यावर्ती घटक जो है वो दिष्ट घटक से अधिक है। निकल गया रिजल्ट लास्ट में, क्या निकला, यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही थी ना DC, तो मैंने बोला था कि कुछ मान की क्या है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा है, तो लास्ट में रिजल्ट ये निकला कि ये उर्मिका गुणांक का मान यहाँ पे क्या है, 1 से अधिक है। अगर 1 से अधिक है तो इसके अंदर कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी धारा का मान ज़्यादा है, AC धारा का मान ज़्यादा है, किसकी तुलना में, DC की तुलना में। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक सबको, ओके, समझ में आया। हाँ जी, अब इससे बात करेंगे अपन नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।